क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे वाडा कॉलम किस फसल की एक किस्म का नाम है? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश के पासपोर्ट ने टॉप स्थान हासिल किया है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 9 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है अंशु मलिक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अंशु मलिक। इमेज में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह कामयाबी के लिए हमारी चैनल की ओर से अंशु मलिक को कांग्रेचुलेशन। और इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? नॉर्वे के ओस्लो में। कहां पर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। और भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन यह बन सकता है कि अंशु मलिक ने किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? 57 किग्रा भार वर्ग में। क्या 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। और अंशु मलिक फाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन जो भी फाइनल में हारता है उनको दिया जाता है सिल्वर मेडल। तो फाइनल मुकाबले में अंशु मलिक किसके सामने हार गई, वो भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंशु मलिक को फाइनल में किसने हराया? अमेरिका की हेलेन मारोलिस ने। किसने हराया है? अमेरिका की पहलवान हेलेन मारोलिस ने अंशु मलिक को हराया। और भारत की दिग्गज पहलवान सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? यह भी इसी घटना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की दिग्गज पहलवान सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह कामयाबी भी हम कम नहीं कह सकते। सरिता मोर ने किस भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 59 किग्रा भार वर्ग में सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रही सरिता मोर कौन है? एक भारतीय महिला पहलवान है। ओके। और अंशु मलिक से पहले गीता फोगाट और बबीता फोगाट ने 2012 में, पूजा ढांडा ने 2018 में और विनेश फोगाट ने 2019 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो हाल ही में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। इनसे पहले भारतीय महिला पहलवानों ने दोस्तों कौन कौन से पदक जीते थे? तो याद रखो गीता फोगाट और बबीता फोगाट दोनों बहनें हैं। दोनों बहनों ने 2012 में, तो पूजा ढांडा ने 2018 में और विनेश फोगाट ने 2019 में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में किसने टॉप पोजीशन हासिल की है? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में हाल ही में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले 2 कंट्री है। एक तो है जापान। जापान पिछले 3 सालों से यह हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। और इसी के साथ जापान के साथ सिंगापुर ने भी इस साल हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों कंट्री ने हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की है। दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट हर साल कौन जारी करता है? दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट हर साल
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है कौन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है? 192 देशों में जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। कितने? 192। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर कौन आए हैं? दूसरे स्थान पर 2 देश आए हैं, दक्षिण कोरिया और जर्मनी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा दो दोस्तों इस क्वेश्चन पर कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 90वीं रैंक प्राप्त हुई है। पिछले साल हमारी रैंक थी 84वीं, यानी कि हम 6 स्थान पीछे खिसक गए हैं। और भारत के नागरिक कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं? 58 देशों में भारत के नागरिक वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो ध्यान से पढ़ना चाहिए कि निम्न में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो यहां हम चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोध गया का संबंध भगवान बुद्ध से है, बिल्कुल सही। राजगीर नालंदा का संबंध भी भगवान बुद्ध से है और सारनाथ वाराणसी का संबंध भी भगवान बुद्ध से है। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से नहीं हो। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और हमारी आंखें इसी तरह के ऑप्शन में इस ऑप्शन पर विश्वास नहीं करती, लेकिन दोस्तों आपको विश्वास करना चाहिए। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में किस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट विकास के लिए 325.53 करोड़ रुपए लागत की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत यह 325.53 करोड़ रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में एक बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया गया है। और इस दौर में बिहार में गया यानी कि बोध गया, राजगीर नालंदा और उत्तर प्रदेश में सारनाथ वाराणसी गंतव्य शामिल है। तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए यह सभी स्थल यह बौद्ध सर्किट ट्रेन में शामिल किए गए हैं। और स्वदेश दर्शन योजना का जिक्र किया गया है। तो इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊं, स्वदेश दर्शन केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से? देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए यह स्वदेश दर्शन योजना को शुरू किया गया था। चौथा क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? भारतीय महिला टीम ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। इमेज आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी चैनल की ओर से मनु भाकर, नाम्या कपूर और रिदम सांगवान को कांग्रेचुलेशन, जिन्होंने गोल्ड मेडल हमारे देश को दिलाया है। और यह पदक तालिका में हमारा भारत देश टॉप पर है। कांग्रेचुलेशन सभी निशानेबाजों को। मनु भाकर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर, नाम्या कपूर, रिदम सांगवान की तीकड़ी फाइनल में अमेरिका की टीम को 16-4 से हराकर चैंपियन बनी है। पॉइंट टेबल तो देखिए, 16-4 से हराकर हम चैंपियन बन गए हैं। और भारतीय टीम अब तक स्पर्धा में 17 पदक के साथ यह पदक तालिका में टॉप पर है। तो हमने 17 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है, 6 रजत पदक शामिल है और 3 कांस्य पदक। यानी कि अभी भी यह पदक तालिका में बदलाव हो सकता है, हम और भी ज्यादा जीत सकते हैं। जारी है इवेंट। पांचवा क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को
किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो अब्दुल रज्जाक गुरना को एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र का 2021 का नोबेल पारितोषिक दिया गया है इस महान लेखक को। नाम है अब्दुल रज्जाक गुरना और साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1948 में जंजीबार में जन्मे अब्दुल रज्जाक गुरना एक शरणार्थी के रूप में 1968 में ब्रिटेन पहुंचे थे। वह 10 उपन्यास लिख चुके हैं। कितने? 10 उपन्यास लिख चुके हैं और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह अफ्रीका में जन्मे छठे लेखक हैं और उनकी मूल भाषा स्वाहिली है। क्या? यह अब्दुल रज्जाक गुरना की मूल भाषा स्वाहिली है, लेकिन वह अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। और नोबेल विजेता का चयन स्वीडिश अकादमी के 18 सदस्यों द्वारा किया जाता है। पिछले साल अमेरिकी कवि लुइस ग्लक को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह बात भी याद रख लो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया था अमेरिकी कवि लुइस ग्लक को। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब तक 118 बार दिया जा चुका है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत देश के किस महान कवि या लेखक को यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और उनकी साहित्य कृति का नाम क्या है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। क्या? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई थी। और आगे बात करें दोस्तों, यहाँ गलती से इमेज यह रख दी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA का पूर्ण स्वरूप है। और यहाँ हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र किया है। तो यहाँ गेट को इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास स्थान है। क्या? देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास स्थान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और इसका नाम सतनामी सुधारवादी नायक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है और यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। कौन सा जिला है? कोरिया जिले में स्थित है यह। और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है और इसका नाम तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला के नाम पर रखा गया है। क्लियर? वेरी नाइस। और इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से इसी तरह के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। ओके, 7वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? हमारे देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकरीबन 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के निर्माण की मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत को वैश्विक वस्त्र हब के रूप में स्थापित करने हेतु किस उद्देश्य से हमारे भारत देश को वैश्विक वस्त्र हब के रूप में स्थापित करने हेतु
4,445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है। और इन मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की घोषणा वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। और ये पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण यानी कि रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण हेतु एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला विकसित करने का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया। 8वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग कहां किया जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी को जो भी उपहार के रूप में भेंट मिली है तो इसकी ई नीलामी हाल ही में की गई है और ई नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग कहां किया जाएगा? नमामि गंगे पहल में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नमामि गंगे पहल। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का तीसरा दौर 17 सितंबर को शुरू हुआ था और 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित किया गया। और ई नीलामी की बात करें तो ई नीलामी से होने वाली आय नमामि गंगे पहल में उपयोग की जाएगी। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की जीवन रेखा यानी कि पवित्र नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के महान कार्य के लिए उन्हें मिली सभी उपहारों की नीलामी की है। और नीलामी में एक चौंकाने वाला खुलासा भी मैं आपको कर दूं कि नीरज चोपड़ा हमारे भारत देश के एक जाने माने जेवलिन थ्रो करने वाले जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री को यह जेवलिन भेंट किया और जेवलिन की ई नीलामी की गई। कितने रुपयों में? 1.5 करोड़ रुपयों में बोली लगाई गई है। कितने? 1.5 करोड़ रुपयों में यह जेवलिन की नीलामी की गई। ई नीलामी में सबसे अधिक 140 बोलियां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए मिली। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की ओर से पीएम मोदी को दी गई यह जेवलिन यानी कि भाला के लिए सबसे अधिक 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी है। 9वां क्वेश्चन, देश का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहां लॉन्च किया गया? यहां पर पढ़ सकते हैं, लॉन्च हुआ देश का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहां लॉन्च किया गया है? असम राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। असम में देश का पहला ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है। और राज्य के मत्स्य पालन मंत्री कौन है? परिमल सुखाबैद्य। कौन? परिमल सुखाबैद्य ने यह ऐप को लॉन्च किया है। और ऐप का नाम क्या रखा गया है? फिश वाले। ऐप का नाम क्या रखा गया है? फिश वाले। तो फिश वाले ऐप जलीय कृषि के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन ऑर्डर करने और बेचने में मदद मिलेगी यह फिश वाले मोबाइल ऐप के जरिए। ओके। 10वां क्वेश्चन, स्वच्छा कार्यक्रम कहां शुरू हुआ? स्वच्छा नामक कार्यक्रम हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, एक युवा मुख्यमंत्री और बहुत सी महत्वपूर्ण पहल में अव्वल रहते हैं। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जल्द ही राज्य में महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु स्वच्छा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इस पहल के तहत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों याद रखो कि हाल ही में यह स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शिक्षा संस्थानों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। और राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों में 7वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 10 लाख किशोरियों को प्रति माह 10 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने। और विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चलता है
कि भारत में लगभग 23% छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच नहीं है। दोस्तों, एक चौंकाने वाला खुलासा रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में लगभग 23% छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच नहीं है, जबकि स्कूलों एवं कॉलेजों में उचित सुविधाओं और बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी भी इस संबंध में एक बड़ी चुनौती भी है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का शिलान्यास किसने किया है? हाल ही में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का शिलान्यास किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है और शिक्षा मंत्री भी है मनोज सिसोदिया। इमेज में आप देख सकते हैं मनोज सिसोदिया को। उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मेहराम नगर में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का शिलान्यास किया। करीब 39.73 करोड़ की लागत से बन रहा यह स्कूल 1 साल के भीतर तैयार हो जाएगा। तो यह स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज होगी? तो देखो, इस स्कूल की छत पर बच्चे बास्केटबॉल, टेनिस व वॉलीबॉल खेलते नजर आएंगे। क्या? स्कूल की छत पर बच्चे बास्केटबॉल, टेनिस और वॉलीबॉल खेलते नजर आएंगे। और स्कूल में शानदार सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा। क्या? सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी स्कूल में तैयार किया जाएगा और यह भी गवर्नमेंट स्कूल है। क्या बात है! और इसके साथ ही 52 स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल लर्निंग के लिए उपयोगी होंगे और सभी तकनीकों और संसाधनों से लैस 8 लैब बनाई जाएंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएगी। क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोले तो जो बारिश होती है, बारिश का पानी का दोस्तों भूमि में संग्रहित किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे वाडा कोलम किस फसल की एक किस्म है? हाल ही में सुर्खियों में आई वाडा कोलम दोस्तों चावल की एक किस्म है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्या? जीआई टैग मिला है वाडा कोलम चावल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाडा कोलम एक चावल की किस्म है। पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ व्यापक बाजार भी देगा। और वाडा कोलम जिसे जिनी या जीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है और पालघर की वाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है यह वाडा कोलम, जिसका दाना सफेद रंग का होता है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह अपने छोटे दाने, सुगंध, स्वाद और पाचन के लिए हल्का होने के लिए जाना जाता है और यह ग्लूटेन मुक्त होता है। क्या? यह जो चावल है वो ग्लूटेन मुक्त होता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, गांव में सौर वृक्ष स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? क्या? गांव में सौर वृक्ष स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर गांव में सौर वृक्ष स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। और सौर वृक्ष को इमेज में आप देख सकते हैं। मेवाड़ का महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गांव में सौर वृक्ष स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड के तहत मदार गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में सौर वृक्ष स्थापना हेतु रुपये 9.80 लाख की एक योजना स्वीकृत की गई और 5 केवी के सौर वृक्ष से प्रतिदिन लगभग 20 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। क्या? यह सौर वृक्ष से प्रतिदिन 20 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य में भारतीय मोर ने एक शख्स को टक्कर मार दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई? तो हाल ही में केरल राज्य में भारतीय मोर ने एक शख्स को टक्कर मार दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था केरल। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है गुरमेल सिंह, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गुरमेल सिंह, वसावा मिताक्षी, रशीला डामोर, हिरल पटेल, मानसी सरवैया, केतनाबेन राठौड़, मानसी प्रजापति, म्यूज जोशी। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही।
रविंद्र भाणवर, HR हंसा, देवराज सरवैया, भावना तड़वी, निशांत शाह, धर्मेंद्र वाला, दादू भाई सोलंकी, हर्ष एस क्लब, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मिस्टर देक्की सुगी, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम गुजरात राजकोट से, रोशनी प्रजापति, ड्रीम वर्दी, अंकित सिंह, भीखा भाई रबारी, धोलिया किंजल और CJ राठौड़, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नवरात्रि का त्योहार हाल ही में शुरू हुआ है, तो बताइए नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? और हमारे भारत देश में जब कला और संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इसी तरह के कूट आपके क्वेश्चन में सामने आने वाले हैं। ओके, आंसर दीजिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।